Ji, please inform me. Can you hear me now? ओके। अब मेरी आवाज आ रही है। कैन यू हेयर मी नाउ? ओके। ओके, थैंक यू। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected lawyers and honorable members from the civil society, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Noreen Akhtar, practicing lawyer from Lahore. I deal in family laws, especially law related to women. Uh, so today we will discuss very important law for the protection of women. We will discuss today the important features of the protection against harassment of the women at the workplace 2010. We will conduct the question answer session in the end, so hopefully we all will learn from one another. I am also thankful to the Pakistan Lawyer Forum to give me opportunity to explain the women rights. It's really honor for me. So let's start. And please confirm me again. Can you hear me clearly now? ऐसा नहीं होना कि मैं बोलती रहूं और आप लोगों को आवाज ना आए। Yes, ma'am. Clear. Okay, thank you. Before discussing the actual law, we will see the main objects of this law. कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो उस कानून के बनाने के पीछे कोई ना कोई रीजंस होती हैं, कोई ना कोई वजूहात होती हैं। हमारी सोसाइटी इनफैक्ट मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर मर्दों को सब कुछ समझा जाता है। सो औरत जिस तरह से हमें पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सिर्फ पाकिस्तानी ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो अफेक्ट हुई है। यहाँ पर एक औरत बाहर निकले, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, अपने बच्चों के लिए कमा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी औरत यहाँ पर महफूज नहीं थी बाहर सोसाइटी में। उस औरत को प्रोटेक्शन देने के लिए एक ये कानून बनाया गया। ये इनफैक्ट ये कानून जो है वर्किंग वुमेन्स के लिए कि जो बाहर निकले औरत वो एक सेफ माहौल में काम कर सके। सो इसका हम पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, सेक्शन नंबर 1 देखेंगे। टू क्रिएट अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन व्हिच इज फ्री harassment abuse and with a view towards fulfillment of their rights to work with dignity. ये ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं कि औरत को महफूज माहौल देना जहाँ पर उसको हरासा ना किया जा सके, हैरेसमेंट ना हो और वो पूरे वक़ार के साथ काम कर सके, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके, अपने घर के लिए कुछ कर सके। नंबर 2 है टू इनेबल वुमेन हाईली प्रोडक्टिविटी अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क। वो अपने परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दे सके। एक इंसान जब तक मेंटली औरत तो चलो वैसे भी अल्लाह ताला ने सिनफ़े नाज़ुक बनाई है। एक मर्द भी जब तक मेंटली अगर वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता, वो परफॉर्म नहीं कर सकता ठीक। और औरत तो वैसे भी अल्लाह ताला ने सिनफ़े नाज़ुक बनाई है, सो वो भी अपना बेस्ट नहीं दे सकती। सो उसको सेफ प्लेस, एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ये कानून बनाया गया है। नंबर 3 है टू ओपन द पाथ फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट मोर फुली इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एट ऑल लेवल्स। बाहर के मुल्कों में मैं गई हूँ, लाइक टर्की गई हूँ, बाकी मुल्क मैंने घूमे हैं, वहाँ पर महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एक औरत और मर्द की जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल नहीं होता। क्यों? उनके
10 साल की लड़की है वो भी काम कर रही है, 12 साल की लड़की है वो भी काम कर रही है, एक 60 ईयर्स की औरत है वो भी काम कर रही है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो यहाँ पर शाम को अगर औरत अकेली बाहर निकल जाए, वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको साथ लेके बाहर निकलती है। तो ये जो औरत और मर्द का ये जो डिफरेंस है ये खत्म होना चाहिए, ताकि एक औरत भी बाहर निकले, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक रूह बनाई है, ठीक है, और वो रूह इक्वल है, वो बिल्कुल बराबर है। उसको कहीं पे एक मर्द का रूप दे दिया है, एक औरत का रूप दे दिया, ठीक है। अब वो इक्वल है ताकि उसको बेहतर, इनफैक्ट इस्लाम ने ही औरत को सबके सब हकूक दिए हैं। सो यहाँ पर हमारे कोशिश की गई है कि एक इस लॉ के अकॉर्डिंगली औरत को प्रोटेक्शन दी जाए। नंबर 4 है टू बिल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल opportunity for men and women and their rights to live a livelihood without fear of discrimination as provided in the constitution। वही वाली बात आ गई कि आइन के मुताबिक भी औरतों को बराबरी दी जा सके। ये मर्द और औरत का जो डिफरेंस है ये ख़त्म होना चाहिए। नंबर 5 पे आ जाएंगे, complies with the government's commitment to high international labor standards and empowerment of women। अल्लाह करे किसी दिन ये वाकई सच हो जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर की औरतों को हकूक हासिल हैं वही हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए। नंबर 6 पे आएंगे, adhere to the principles of Islam and all other religions in our country with assure women's dignity। यानी इस्लाम ने जो औरत को हकूक दिए हैं, इनफैक्ट औरत को हकूक दिए ही इस्लाम ने हैं, और वो तमाम राइट्स जो इस्लाम ने औरत को दिए हैं वो सबके सब वाकई औरत को मिल सके। देन हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस है। इसका हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 पे आएंगे, शॉर्ट टाइटलमेंट एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। किसी भी कानून में सबसे पहले शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल मीन्स के उसका नाम। देन एक्सटेंट आता है कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट, सॉरी, देन एक्सटेंट यानी वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन कमिटमेंट के उसको स्टार्ट वो कहाँ से हुआ। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस। 2010 में ये कानून बनता है और ये एकदम से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, और एकदम से होता है। ये नहीं कि पहले पंजाब में, देन सिंध में, देन ऐसे नहीं, एट वंस ये ऑल ओवर द पाकिस्तान ये अप्लाई हुआ है। देन हम सेक्शन नंबर 2 देखेंगे। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन है, in this act unless there is anything repugnant the subject or context। इसमें क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि हैरेसमेंट कहते किसको है, डेफिनेशन यानी हरासमेंट करना होता क्या है। हैरेसमेंट means an unwelcome sexual advance, request for जी एडमन से प्लीज रिक्वेस्ट है ये माइक ऑफ करवा दें, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। एडमिन प्लीज ये माइक ऑफ करवा दें, थैंक यू सो मच जी। हैरेसमेंट हरासमेंट करना किसको कहेंगे, हैरेसमेंट मीन्स एन अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर और अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन और फिजिकल कंडक्ट, a sexual nature or sexual demanding attitude causing interference with work performance। यानी हर वो हरकत जिससे औरत अनकंफर्टेबल, अनसेफ फील करे। जी बेटा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती, आई एम अनेबल टू स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर यहाँ पे नहीं हो रही, प्लीज मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें एडमिन प्लीज। लाइव चल रहा है जी, कैन यू सी नाउ, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ?
It's loading, ma'am. ओके जी हेरिसमेंट, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हेरिसमेंट कहते किसको हैं। हेरिसमेंट मींस के हर वो काम वो बेशक इशारतन हो, फिजिकली हो या कम्युनिकेशनल, यानी कि फ़ोन के ज़रिए कोई मैसेजेस ऐसे हों जिससे औरत अनकंफर्टेबल एंड अनसेफ फील करे, उसको हम हेरिसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है ओम्बड्समैन मींस द ओम्बड्समैन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7। ओम्बड्समैन यानी हाईली अथॉरिटी जो इसका फैसला करेंगे वो सेक्शन 7 के तहत गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिवीजन अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन और एनी ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस body, educational institute, medical facilities established or controlled by the federal or provincial government or district government or registered civil society associations। ये गवर्नमेंट इदारा भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। हर छोटे बड़े इदारे पे ये इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये कहें ये तो जनाब प्राइवेट है, ये तो छोटा सा इदारा है। वो छोटे से छोटा है, कोई बिल्डिंग है या नहीं है, वो जियोग्राफिकल किसी प्लेटफॉर्म पे किसी प्लॉट पे बैठ के वो चल रही है, जो भी इदारा है वो सब पे सेम अप्लाई होगा। इससे कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कोई भी बच नहीं सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्वायरी कमेटी, ईच ऑर्गेनाइजेशन, ये सेक्शन 3 है, ठीक है। सेक्शन 3 का हम सब सेक्शन 1 देखेंगे। ईच ऑर्गेनाइजेशन शैल कॉन्स्टिट्यूट an inquiry committee within 30 days or the enhancement of this act of inquiry into complaint under this act। इसका सेक्शन 1 है कि इस कानून के बन जाने के बाद हर इदारा विद इन 30 डेज अप्लाई होगा और ये कमेटीज बना दी जाएंगी। ये नहीं कि कानून बन गया और उसके बाद देखेंगे करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही ये बन गया तो विद इन 30 डेज दे आर बाउंड टू मेक द कमेटीज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दिस लॉ। नेक्स्ट है नंबर 2, हम देखेंगे सबसेक्शन द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ whom at least 1 member shall be a woman। क्योंकि विमेन प्रोटेक्शन पे बात है तो एक औरत तो लाजमी होगी, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट है उसका मेंबर होगा, ठीक है। एक सीनियर एम्प्लॉयज जो हैं वहाँ से मेंबर होगा और एक अंदर औरत होगी। 3 मेंबर्स पर कंसिस्ट कर रही होगी ये कमेटी। 1 member shall be from senior management, के मैनेजमेंट का भी होना चाहिए, एंड 1 shall be from senior representative, के जो सीनियर मुलाजमीन है, और एक औरत होगी। In case a complaint is made against one of the member of this inquiry committee, the members should be replaced one by another for the particular case। ये अगर ये कमेटी बन चुकी है जी, स्क्रीन अभी भी नहीं आई थिंक शेयर हो रही, कोई टेक्निकल रीज़न है तो आई एम सॉरी, ये स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एंड पे ये नोट शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी ये नहीं प्रॉब्लम ये आ रही है, ओके। एंड पे मैं शेयर कर दूंगी। ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी प्लीज। थैंक यू। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, नंबर 3 पे थे हम। ये कि अगर ये कमेटी बन गई है, उसमें वो औरत जो कंप्लेंट जिसने की है, जो कंप्लेनेंट है या जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, दोनों में से अगर कोई एक कह देता है कि इस कमेटी में मेरे अगेंस्ट है, अगर फर्ज करें औरत है, औरत कहती है कि ये जो इसमें एक मेंबर है ये तो उसी इंसान के खिलाफ है जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, तो उसको चेंज करना होगा, उस कमेटी को वो चेंज करेगी। या वो एक्यूज्ड है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो वो कहता है कि ये तो औरत की साइड का है, ठीक है ना, तो वो तब भी दोनों के कहने पर एक मेंबर को चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सच मेंबर्स विल बी फिर बाहर से ये ऑर्गेनाइजेशन में
वो लिया जाएगा। नंबर 4 है इन केस वेयर नो competent authority is designated, the organization shall within 30 days of enactment of this act designate a competent authority। कि within 30 days उन्होंने ये प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है, दे आर बाउंड। हमारे यहाँ पर कोर्ट्स में क्या होता है कि एक केस जैसे ही आता है वो कितनी कितनी नस्लें चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको बाउंड कर दिया गया कि विद इन 30 डेज वो प्रोसीडिंग कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। द इंक्वायरी कमेटी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीव ऑफ अ रिटन कंप्लेंट शैल, के प्रोसीजर क्या होगा, इसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, हम वो देखेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है। इसका सबसेक्शन ये देखेंगे, communicate to the accused to charge and statement of allegation level against him, the formal written receipt of which will be given। कि accused को जैसे ही मिलेगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, तो उसको फिर अपना डिफेंस सबमिट करवाना होगा, उसको विद इन 7 डेज अपना जवाब जमा करवाना होगा। अपनी सफाई में उसने जो भी कहना है, उस इल्ज़ाम को अगर वो रिफ्यूज़ करता है, वो नहीं मानता, तो उनको विद इन 7 डेज सबमिट करवाना है डिफेंस। We have required the accused within 7 days from the day the charge is communicated to him to submit a written defense and on his failure to do without reasonable cause, the committee shall proceed ex parte। वही वाली बात है, 7 डेज में उसको अपना डिफेंस सबमिट करवाना है, और अगर वो नहीं करेगा तो एक्स पार्टी यानी एक वन साइडेड डिसीजन दे दिया जाएगा, एक तरफा फैसला हो जाएगा। अगर वो समझता है कि वो ठीक है तो उसको विद इन 7 डेज अपना जवाब वहाँ पर देना होगा, जाके अपनी जस्टिफिकेशन में, अपनी सफाई में जो भी कहना होगा। See inquire into the charge and may examine such oral or documentary evidence in support of the charge or in defense of the accused as the committee may consider necessary, and each party shall be entitled to cross-examine the witness against him। डॉक्यूमेंट्री कोई भी हो सकती है, वो एविडेंस वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, ज़ुबानी हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, कोई भी रिटन फॉर्म में हो सकता है, तो वो अपने साथ लेके आ सकते हैं, और जो हाई अथॉरिटी है, वो जो कमेटी है, उसको एग्जामाइन करेगी, और जो विटनेस है, जो गवाह हैं, उनमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। ऐसे तो हर कोई खुद को कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। और फिर जब वो कमेटी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, वो जो गवाह आएंगे उनसे पूछगिछ करेगी, तो वहां से असल बात निकलेगी, जो भी सच्चाई होगी। जी, इसका नंबर 2 है सबसेक्शन सब्जेक्ट टू द provisions of the act, and any rules made there under the inquiry committee shall have power to regulate its own procedure for conducting inquiry and for the fixing place and time of sitting। ये उसको हक दे दिया गया है कमेटी को कि वो जिस टाइम चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपनी जो रूल्स वगैरह या अपनी कमेटी बना ले, जो उनको कन्वीनियंट लगता है, जो टाइम सूट करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चले, ये कमेटी का राइट है। नंबर 3, द फॉलोइंग प्रोविजंस inter alia shall be followed by the committee in relation to inquiry। कमेटी के अब हम रूल्स देखेंगे कि वो किन रूल्स के अंडर काम करेगी। रूल्स क्या होंगे? द स्टेटमेंट एंड अच्छा, टाइम मैं देख रही हूँ काफ़ी कम रह गया है। आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स देखेंगे, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम स्किप करेंगे। सेक्शन 3 हम ये सब सेक्शन 3 हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। सब सेक्शन नंबर 4 पे आएंगे, टाइम कम है। नंबर 4 है द इंक्वायरी कमेटी शैल सबमिट इट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस टू द competent authority within 30 days of the initiation of inquiry। कमेटी बन गई, एक औरत ने अपनी जो भी कंप्लेंट की, उस पर विद इन 30 डेज उन्होंने प्रोसीडिंग कंप्लीट की। अब प्रोसीडिंग फैसला आ गया, फाइंडिंग जो भी डिसीजन आया है, जो भी फैसला आया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा विद इन 30 डेज। ओके, वो जो
प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई है उस पर फैसला भी अब ये कमेटी सुपरवाइज करेगी कि हाँ हमने जो फाइंडिंग जो फैसला दिया है आया उस पर अमल हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर कहीं से भी कट जाए तो मुझे यहाँ पर प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो मैं बोलती रहूँ और आप लोगों को आवाज़ ना आए। अगर नहीं आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा या वैसे बता दीजिएगा प्लीज़। जी यहाँ पर है सेक्शन 4 में है, सब सेक्शन 4 में पेनल्टीज सजाएं कि क्या क्या उनको सजाएं। एक एक्यूज्ड है, वो गिल्टी है, उस पर जुर्म साबित हो चुका है, वो मुजरिम ठहराया गया है। अब उसमें पेनल्टीज क्या हैं, उसमें सजाएं क्या हैं। इफ द इंक्वायरी कमेटी फाइंड द accused to be guilty, it shall recommend the competent authority for imposing one or more for the following penalties. अब उसका छोटा जुर्म है तो उसको छोटी सजाएं मिलेगी और बड़ा है तो बड़ा, इसलिए माइनर एंड मेजर पेनल्टीज है। यहाँ पर पेनल्टीज के भी कुछ फॉर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइनर पेनल्टीज में देखेंगे। इसमें सबसे पहले इंश्योर, ठीक है, उसको वार्न कर दिया जाए, ठीक है, वो जैसे कहते हैं लान तान करना, वार्न करना कि दोबारा इस दफ़ा, वो पंजाबी में कहते हैं ना इस दफ़ा तो छड़ देता अगली दफ़ा नहीं छड़ांगा। सो वही वाली बात है कि उसको वार्न कर देना। और ये सबसे माइनर में भी सबसे माइनर है कि एक दफ़ा समझा के उसको वार्न करके छोड़ देना। बी है विथ होल्डिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड प्रमोशन और इंक्रीमेंट। ये सबसे पहले ज़्यादा सजा देनी चाहिए हो ना तो उसका पैसा रोक लो। आज के दौर में पैसे में बहुत पावर है, तो उसकी जो इंक्रीमेंट प्रमोशंस हैं वो रोक दी जाए, वो रुकें, ये भी माइनर पेनल्टीज में आता है। उसके बाद है स्टॉपेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट any efficiency but in the time scale otherwise than for unfitness to cross such parent, यानी एक काम की उसको पाबंद कर दिया जाए कि तुम्हें यही काम करना है। लाइक अ टीचर है, अगर उस पर किसी किस्म की कोई भी हेरेसमेंट अगर वो प्रूफ हो चुकी है तो उसको कहा जाए कि अब तुम मर्दों के कॉलेज में ही पढ़ाओगे, औरतों के कॉलेज में नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसका स्केल फिक्स कर दिया जाए कि इसी स्केल में पढ़ाना है, तुम इस स्केल में नहीं जा सकते हो। डी रिकवरी फॉर द compensation payable to the complaint from pay or any other sources of the accused, कि उस पर जुर्माना डाल दिया जाए, उसको पैसा कि इतना पैसा तुमने देना है, इतना पैसा कम अज कम भरना होगा। ये क्या था, माइनर पेनल्टीज थी जो छोटी सजाएं थी। अब हम बड़ी सजाओं में आ जाएंगे, मेजर पेनल्टीज में आ जाएंगे। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, ठीक है। एक प्रमोशन होती है, एक डिमोशन होती है। कि प्रमोशन और डिमोशन में प्रमोशन रोक दी गई और माइनर पेनल्टीज में क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक थोड़े टाइम के लिए उसकी प्रमोशन रोक दी गई। अब मेजर पेनल्टीज में आ जाएगा, सिर्फ प्रमोशन नहीं रोकी बल्कि उसको डिमोट कर दिया गया है, उसको वापस भेज दिया निचले दर्जे पे। बी कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको रिटायर्ड जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। सी में है रिमूवल फ्रॉम सर्विस के रिटायर, पहले बी में क्या था कंपल्सरी रिटायरमेंट, यानी थोड़ा बहुत उसको पैसा भी दिया जाएगा, जबरदस्ती रिटायरमेंट है। बट रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इसका मतलब क्या है, उसको जोर जबरदस्ती से निकाल भी दिया गया है और उसको साथ में अब पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। E में a fine, a part of the fine can be used a compensation for the complainant in case of the owner. The fine shall be payable to the complainant. Means के उसको हटा भी दिया, उसको डिमोट भी कर दिया गया है, ठीक है। डिमोट भी किया जा सकता है, उसको ज़बरदस्ती रिटायर भी किया जा सकता है, उसको सर्विस से भी अलग किया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये टाइम कम है, हम सेक्शन 5 पे आ जाएंगे डायरेक्टली, स्किप कर देंगे पीछे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हम यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट इससे जो भी हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 5 पे आ जाएंगे, पावर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी के जो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास क्या क्या एम्पावरमेंट होगी, क्या क्या इख्तियार होगा। पावर ऑफ द
इंक्वायरी कमेटी सबसेक्शन 1 है, द इंक्वायरी कमेटी शैल हैव पावर, उनके पास क्या क्या पावर होगी वो हम देखेंगे। टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामाइन हिम ऑन ओथ, के वो किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है, और उनसे किसी किस्म का ओथ ले सकते हैं। टू इंक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, ये भी इनफैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 6 पे आ जाते हैं, उसमें जस्ट क्या है कि उनके पास हर वो इख्तियार है जो एक इंसाफ करने वाली कमेटी को होना चाहिए, ठीक है, जस्ट उसमें यही था। हम सेक्शन 6 पे आ जाते हैं, अपील अगेंस्ट माइनर एंड मेजर पेनल्टीज के। सबसे पहले अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले ये एक कानून बना, कानून किनके लिए था, वर्किंग वीमेंस के लिए था जो बाहर काम करती हैं, और उसमें एक औरत जिसको ये प्रॉब्लम है किसी किस्म की हैरेसमेंट की, वो अपनी कंप्लेंट कर सकती है। उस कंप्लेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि हर इदारे में, वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे और वो 30 डेज के अंदर अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट करेंगे। एक औरत आई है, उसने कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसके अंडर जो भी एक्यूज होगा उसको विद इन 7 डेज उसको वार्न किया जाएगा। वो अगर आगे डिफेंस जमा करवाता है, अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो आएगा, और अगर उसने नहीं कहा तो एक्स पार्टी यानी कि वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर माइनर पेनल्टीज एंड मेजर पेनल्टीज देखी हैं, सजा भी हो गई। अब उस सजा के खिलाफ अगेंस्ट उसके माइनर एंड मेजर पेनल्टीज के खिलाफ अपील हो सकती है, वो अपील देखेंगे। एनी पार्टी एग्रीव्ड by decision of the competent authority on whom minor or major penalties imposed may within 30 days of written communication of decision prefer an appeal and ombudsman established under section 7 के एक फैसला आ गया है, फैसला एक इंसान के खिलाफ है और वो ये समझता है कि ये मेरे अगेंस्ट हुआ है फैसला, तो जब उसके हाथ में रिटन फॉर्म यानी कि फैसले की कॉपी आ जाए तो वो 30 दिन के अंदर अंदर यानी 1 माह के अंदर अंदर अपील कर सकता है। Subsection number 2 देखेंगे, a complainant aggrieved by the decision of competent authority may also prefer appeal within 30 days of the decision to the ombudsman। वो ये है कि कमेटी के सामने ना जाए, ठीक है, वो कमेटी के सामने ना जाए, वो डायरेक्टली ओम्बड्समैन यानी हाई अथॉरिटी में भी अपना अपील कर सकता है। द appellate authority may on consideration of the appeal and any other relevant material confirm set aside, vary or modify the decision within 30 days in respect of which such appeal is made, it shall communicate the decision to both the parties and employer। अब उसके खिलाफ जो फैसला आया है, अब हाई अथॉरिटी जो है उसको सेट असाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, वैसे ही खत्म कर सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है, और 30 डेज के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी ये प्रोसीडिंग पे। नंबर 4 देखेंगे, until such a time that the ombudsman is appointed, the district court shall have the justice to hear appeals against the decisions of competent authority and the provisions of subsection 1 to 3 shall apply। यानी उसको ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है ये सुनना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह ये हाई अथॉरिटी ओम्बड्समैन जो है वो ये केसेस सुनेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जितने फैसले होंगे वो रेफर कर दिए जाएंगे वो हाई अथॉरिटी को जो कि गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंडर बनाई होगी। नंबर 5 है, द अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन आर all appeals pending before the district court shall stand transferred to ombudsman who may proceed with the case from the stage at which it was pending immediately before such transfer। कि ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था फर्ज करें, ठीक है, ये पहले भी चल रहे होंगे, अब 2010 में ये लॉ बना है, ये कानून बना है, जब ये कमेटियां बनाई गई तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे थे वो ये ओम्बड्समैन के रेफर कर दिए गए। अब जहां तक उन पे प्रोसीडिंग हो चुकी थी, जहां तक वो केस चल चुके थे, यहाँ पर हाई
अथॉरिटी वहाँ से कंटिन्यू करेगी। ये नहीं कि फ़र्ज़ करें किसी का केस चल रहा है, 15-20 दिन हो गए हैं या 2-3 महीने हो गए हैं, तो फिर वो स्टार्ट से नहीं, ये वहीं से प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाएगी, वहीं से रिज्यूम किया जाएगा जहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। ठीक है? सेक्शन नंबर 7 हम स्किप करेंगे, सेक्शन नंबर 8 भी स्किप करेंगे, दे आर नॉट सच इम्पोर्टेंट। एंड देन हम आएंगे सेक्शन नंबर 9 पे आ जाएंगे। इसमें रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर के यहाँ पर जो एक डिसीजन आ गया है, उसके खिलाफ अपील ओम्बड्समैन के पास गई। ठीक है? वहाँ से भी अगर अगेंस्ट डिसीजन आ गया है, कोई फाइंडिंग अगर खिलाफ है, तो फिर उसकी अपील इससे हाई लेवल पे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, अगर वो प्रोविंशियल है तो वो गवर्नर को की जाएगी अपील। ठीक है? अगर वो फेडरल है तो वो प्रेसिडेंट को अपील की जाएगी। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। देन नंबर 10 में देखेंगे पावर ऑफ द ओम्बड्समैन के उस ओम्बड्समैन के पास क्या-क्या पावर्स होंगी। तो उस हाई अथॉरिटी को वो तमाम पावर्स हासिल होंगी जो कि एक इंसाफ के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हम देखेंगे द ओम्बड्समैन शैल द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैव द सेम पावर एज are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters, namely यानी कि उसको क्या क्या empowerment होगी, उसके पास क्या क्या इख्तियार होंगे। Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, किसी को भी बुला सकता है, बुला सकते हैं वो, और किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं और ओथ हेल्प ले सकते हैं। नंबर 2 कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कि वो सबूत मांग सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। माइक ऑफ करवा दें प्लीज। कंप्लेंट कहाँ होगी? कंप्लेंट होगी जो एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 3 मेंबर्स पे होगी। एक हाई मैनेजमेंट में से होगा, एक एम्प्लॉइज में, सीनियर एम्प्लॉइज में से होगा, और एक उसमें औरत होगी। ठीक है? वहाँ पर एक कमेटी होगी और इस कमेटी का काम ही यही होगा कि जो कॉम्प्लेनेंट है, जिसको शिकायत है, वो यहाँ आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है? इसी क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे रिसीविंग एविडेंस ऑफ। हम आते हैं बेटा, हम इसी साइड पे ही आएंगे जी। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स के, कोई भी एफिडेविट्स यानी कि स्टाम्प पेपर लिखवा सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामाइन ऑफ विटनेस। ठीक है? आई थिंक ये तो डिस्कस काफ़ी हो चुका है, इसको हम करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और वाइंड अप में इस पे करती हूँ कि 12 फरवरी ख़वातीन के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 12 फरवरी वुमेंस डे है, और इसी मुनासबत से समाजी इदारों में हकूक़ी इंसान तंजीमों ने मुख्तलिफ मुज़ाकरों का एहतमाम, यानी कि मुख्तलिफ सेमिनार्स हुए हैं, और इन सेमिनार्स में औरतों को फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और उनको फुली एम्पावरमेंट के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। पाकिस्तान में वैसे भी हकूक़ इंसानी के अलम बरदार तंजीम ह्यूमन राइट्स, जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ख़वातीन के मुतल्लिक मसाइल के हल के हवाले से मुसलसल सरगर्म है। औरतों की प्रोटेक्शन के लिए पंजाब में तो कानून भी बन चुका है, जो कि शायद बाकी नहीं है प्रोविंसेस में। तो सूबा पंजाब इस तंजीम के नायब सरबराह सलीमा हाशमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए हालिया बरसों में मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ कानून साजी को खुशाइन करार दिया गया है कि चलो अच्छी बात है, वहाँ पर यहाँ पर औरतों की प्रोटेक्शन के लिए काम होगा। और अब देखना ये है कि इंतज़ामिया और आलिया अपना क्या रोल प्ले करती है। ठीक है ना? यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, ये क्या रोल प्ले करते हैं। एनजीओज़ तो अपना काम कर रही हैं,
और ख़वातीन की अलम बरदारी एक और गैर सरकारी तंजीम औरत फाउंडेशन ने भी ये काम स्टार्ट किया है और उन्होंने तहरीरी तौर पर रिटन फॉर्म में कहा है कि मौजूदा पार्लियामान ने ख़वातीन को दौरानी कार और जिनसी तौर पर हरासा करने और तेज़ाब के हमलों के खिलाफ कवानीन मुतारफ़ करवाने समेत कई दीगर इक़दाम किए हैं, जिनमें ख़वातीन के कौमी कमीशन का क़याम भी शामिल है। अच्छा, यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया है वर्किंग वेमेन के हवाले से हैरेसमेंट। ये प्रॉब्लम्स, ये वायलेंस जो है ना, ये इनफैक्ट हैरेसमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये तशद्दुद की ही एक किस्म है और ये वायलेंस घरों में भी होता है, ठीक है? हम विमेन वायलेंस पे भी बात करेंगे। ये जस्ट एक फॉर्म है, एक उसकी सूरत है हैरेसमेंट औरतों के बाहर के लिए। औरतों पे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे हमारे देख लें, बाकी सूबों में देख लें, छोटी-छोटी बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं ज़मीनों के लिए, ठीक है ना? 10-10 साल की बच्ची है, 50 साल का बाप है, ज़मीनों के लिए ब्याह दिए जाते हैं, बन्नी कर दी जाती है, ठीक है? यहाँ पर बन्नी कर दी जाती हैं, घर में औरतों पे तेज़ाब गर्दी के कि वो बहू पे अचानक वो चूल्हा फट जाता है, ना बेटी पे फटता है, ना बेटे पे फटता है, ना माँ-बाप पे फटता है, वो बहू पे फट जाता है, ठीक है? वो चूल्हे सिलेंडर फटते थे, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब के सब वायलेंस, ये सब के सब औरत ही के खिलाफ थे और आज हमने वर्किंग वुमेन्स के हवाले से पढ़ा है। ये वायलेंस को भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। यहाँ पर हमारा ये वाइंड अप हो चुका है। अब प्लीज़, जो मैंने कहा था कि एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो यू मे आस्क एनीथिंग इफ यू वांट, आई एम हियर, और डिस्कस। यहाँ पर मैं भी अभी लर्निंग पीरियड में ही हूँ, ठीक है? आप लोगों से मैं कुछ सीखूँगी, आप मुझसे सीख सकते हैं। हम एक-दूसरे से डिस्कशन में ही ये आगे लेके चलेंगे। तो ये 10 मिनट्स हमारे डिस्कशन के होंगे। एनी मेंबर प्लीज़? जी, एनी क्वेश्चन, सजेशंस और एडिशनल प्लीज़? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं तो यहाँ पर नियर अबाउट 1 आवर बोल चुकी हूँ। अब थोड़ा सा डिस्कशन हमारा सेशन है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जी, जी। उनमें जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट की एप्लीकेशन जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे दायर करेंगे या थ्रू प्रॉपर चैनल हमें अपने फोरम से होके आना पड़ेगा? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है, प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि मुशर्रफ दौर के बाद वुमेन की तादाद हर डिपार्टमेंट में बढ़ाई गई है, जी, जी। पहले क्या उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी या डायरेक्ट वो लेडी इस फोरम पे आके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट। इस कमेटी में भी आ सकती है और जो ओम्बड्समैन बने हैं, जो हाई अथॉरिटी है, वहाँ पर भी जाके डायरेक्ट वो कंप्लेंट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जी, जी। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये रूल बनाए गए हैं कि आपने जो भी है कोई लीगल एक्शन किसके अगेंस्ट लेना है, हुँ, हुँ। पहले हमारी कमेटी उसको इंक्वायर करके आपको उसकी रिपोर्ट पेश करेगी। नहीं, इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। सबसे पहले कमेटी के पास जाए, तो जिस तरह से एक किसी को प्रॉब्लम है, वो चाहे तो पुलिस स्टेशन जाए या डायरेक्ट जाके कोर्ट में अपना केस भी दायर कर सकते हैं, ठीक है? अब ये तो उस इंसान पे है ना, उस औरत पे, इट्स अप टू हर कि वो अब पुलिस स्टेशन जाती है या वो डायरेक्ट कोर्ट जाती है। लेकिन वो बाउंड नहीं है कि वो कमेटी को लाज़मी, मे बी वो समझती हो कि कमेटी में जो सब के सब है उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है ना? तो वो फिर डायरेक्ट जा सकती है। थैंक यू जी।
तो महकमे के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या उनको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसमें स्पेशली जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लेडीज आई हैं ना, उनके हवाले से ये इशू उठता है, क्योंकि एसपी जो होता है ना इनका, एसपी जी, जी। हेडक्वार्टर, पहले उनके पास उनकी इंक्वायरी लगती है। जी। नहीं तो लेकिन अगर फ़र्ज़ इसमें करें को जी। इसमें कुछ केस लॉज ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हुई हैं, उनका अगर आप कहें तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ कि पहले आपको जो है ना वो इंक्वायर किया जाता है, स्पेशली एसएचओ के अगेंस्ट जो आजकल ये लेडी कांस्टेबल्स है ना, वो जी, जी। इस तरह की एक्शन ले जाती हैं। सर कानून में तो प्रोसीजर यही है, इसी को हम फॉलो करेंगे। बाकी कितना कानून हमारे इम्प्लीमेंट होता है, हमारे पाकिस्तान में कानून पे कितना अमल किया जाता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हर इदारे ने अपने कानून बनाए हुए हैं, लेकिन हम वो लॉ पढ़ा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। बाकी सर पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पर जिसका डंडा उसका अपना कानून होता है, तो हर अपने इदारे ने अपने कानून बनाए हुए होते हैं और उसी को फॉलो करवाते हैं। बट यहाँ पे हम पाकिस्तानी कानून की बात कर रहे हैं, बाकी तो हर किसी ने अपनी मर्जी से इदारों को वो करते हैं। थैंक यू मैडम। हाँ जी, इदारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही कानून बनाते हैं और वो कहते हैं बस ये भी कॉन्स्टिट्यूशन यही ये पाकिस्तान लॉयर्स ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक आम आदमी जो लॉ से जिसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, उनको भी पता हो। एक औरत कभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती, उसको सबसे पहले पता तो हो कि मेरे हक क्या हैं। जब उसको अवेयरनेस आएगी, उसको पता होगा, देन ही वो अपने राइट्स के लिए उठ खड़ी हो सकती है। और ये पाकिस्तान लॉयर्स कमेटी का बहुत अच्छा ये इस फोरम पे बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया है। जी सर, एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैडम। यू मोस्ट वेलकम। चलें जी, कोई भी अगर किसी भी मेंबर का मज़ीद कोई चीज़ मुझे बताना चाहते हैं, मुझे समझाना चाहते हैं या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगा इस फोरम पे इस तरह से फर्स्ट टाइम अपना रोल प्ले करके। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी और तमाम मेंबर्स का और पाकिस्तान लाइव फोरम का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।